अब सामंत सिंह और सामंत सिंह के बाद जो अगले शासक बनते हैं जालोर के, वो अगले शासक कौन बनते हैं? तो अगले शासक है कान्हड़ देव। कान्हड़ देव। और कान्हड़ देव चौहान का जो शासनकाल है वो शासनकाल है 1305 से 1311 ईस्वी तक। तो 1305 से 1113 ईस्वी तक शासन किया है किसने? कान्हड़ देव ने। कान्हड़ देव के पिता कौन है? सामंत सिंह, आप जानते ही हैं, ठीक है। और इनकी जो पत्नी है वो पत्नी कौन है? तो पत्नी है जयतल दे। कौन है? जयतल दे। और इनका जो पुत्र है वो पुत्र है वीरमदेव। कौन है? वीरमदेव, ठीक है। और इनकी जो कुल देवी है, सोनगरा चौहानों की जो कुल देवी है, तो कुल देवी है इनकी, और कुल देवी आप जानते ही हैं, आशापुरा माता। आशापुरा माता, तो आशापुरा माता इनकी कुल देवी है। अब बात करें इनके समकालीन दिल्ली की, तो इधर दिल्ली में, और दिल्ली में शासन है किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल है 1296 से 1316 ईस्वी तक। 20 वर्ष का शासनकाल है किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। अब कुछ सामान्य जानकारियों को समझिए कि जो अलाउद्दीन खिलजी है ये साम्राज्यवादी राजा है, सुल्तान है, और अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। और अगर इसको दक्षिण में साम्राज्य का विस्तार करना है तो सबसे पहले किसको जीतना पड़ेगा? रणथंभौर को, ठीक है। रणथंभौर दुर्ग पास में पड़ता है, तो सबसे पहले जो दुर्ग जीतना पड़ेगा इसको, वो जीतना पड़ेगा। एक राजस्थान की स्थिति को देखते हैं हम, है ना, राजस्थान की मैप से देखते हैं जो थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है। अब इधर सवाई माधोपुर, इधर दिल्ली है, ठीक है। अगर इसको दक्षिण में गुजरात पर अधिकार करना है तो पहले किसको जीतना पड़ेगा? रणथंभौर को। किसको? रणथंभौर को, ठीक है। और फिर आएगा चित्तौड़गढ़, ठीक है। तो फिर जीतना पड़ेगा इसको चित्तौड़, तो चित्तौड़ जीतना पड़ेगा। और चित्तौड़ के बाद नंबर आता है किसका? जालोर का। और जालोर पर अधिकार कर ही ये कहाँ जा सकता है? दक्षिण में गुजरात जा सकता है, ठीक है। तो फिर अधिकार करना पड़ेगा किस पर? जालोर पर, ठीक है। अब इस तरीके से ये अधिकार करता भी आ रहा है। जैसे 1301 ईस्वी में इसने रणथंभौर पर आक्रमण किया और रणथंभौर का प्रथम शाखा हो गया, ठीक है। चित्तौड़गढ़ पर 1303 ईस्वी में आक्रमण किया और रावल रतन सिंह और पद्मनी के नेतृत्व में जोर होता है और शाखा हो जाता है चित्तौड़गढ़ का। फिर इसने जालोर पर आक्रमण करने की योजना बनाई। तो अलाउद्दीन खिलजी शासक बना ही था और इधर भी कान्हड़ देव नए नए शासक बने ही थे 1305 ईस्वी में। तो इसने सोचा कि क्यों ना धमाका कर ही दूं, ठीक है। अभी नया नया शासक बना ही है, प्रोविजन पीरियड चल रहा है, अभी आक्रमण करूंगा तो मैं इससे जीत भी सकता हूं। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण करने की योजना बनाई और जालोर पर एक अभियान भेजा। और अभियान भेजा किसके नेतृत्व में? तो अभियान भेजा एन उल मुल्क मुल्तानी, यानी कि मुल्तानी के नेतृत्व में अभियान भेजा। तो ये तो लिख लिया आपने, मिटा दे इसको। तो प्रथम जो अभियान भेजा वो प्रथम अभियान कब भेजा? जालोर पर। तो जालोर पर
जालौर पर जो प्रथम अभियान भेजा है वो अभियान भेजा है 1305 ईस्वी में। तो 1305 ईस्वी में आक्रमण किया है किसने? तो आक्रमण किया है ऐन उल मुल्क मुल्तानी। तो ऐन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर अभियान भेजा। चूंकि कानड़ देव अभी नए नए शासक ही बने थे 1305 ईस्वी में, और 1305 ईस्वी में ही आक्रमण अभियान भेज दिया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये युद्ध करने की स्थिति में नहीं है, तो परिणाम स्वरूप ये भी समझौता कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी से, और मुल्क मुल्तानी को बोलते हैं कि यार अभी नए नए राजा ही बना हूँ, क्यों आक्रमण कर रहा है मेरे पे? तो मुल्तानी ने कहा कि हम आक्रमण करना चाहते हैं कहाँ? गुजरात पर, लेकिन बीच में कौन आ रहा है? जालौर। ठीक है, तो जालौर बीच में आ रहा है, इसी कारण मजबूरी वर्ष, यानी कि मजबूरी है हमारी, जालौर पर आक्रमण करना ही पड़ेगा। तो फिर कानड़ देव ने कहा कि यार मैं समझौता करने के लिए तैयार हूँ, क्यों आक्रमण कर रहा है? फालतू में लड़ाई झगड़ा करेगा, मैं भी अभी नया राजा बना हूँ, क्यों परेशान कर रहा है? तो फिर मुल्तानी ने कहा कि आप समझौता कर रहे हो, अच्छी बात है, हम भी आपसे युद्ध नहीं करना चाहते, लेकिन आप सिक्योरिटी के लिए हमारे पास कुछ रखिए। अगर आप हमारे दबाव में नहीं रहेंगे तो आप हम पर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं, हम भरोसा कैसे करें आप पर? ठीक है, क्योंकि आपके पिता सामंत सिंह और गुजरात के सारंगदेव बघेल ने दोनों ने मिलकर जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी से पहले आक्रमण किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने सामंत सिंह पर। ठीक है, तो सामंत सिंह और सारंगदेव बघेल ने दोनों ने मिलकर किसको रोका था? जलालुद्दीन खिलजी को। तो मुल्तानी भी ये कह रहा कि अगर दोनों ने वापस गुट बना लिया और हम पर ही आक्रमण कर दिया तो हम क्या करेंगे फिर? तो हमें भरोसा नहीं है भैया, कुछ सिक्योरिटी के लिए हमारे पास रखो। तो फिर कानड़ देव ने अपने पुत्र वीरम देव को बुलाया, और वीरम देव को बुलाया कि बेटा वीरू इधर आ। तो हाँ पापा जी। तो वीरम देव आया वहां पे। ठीक है, और वीरम देव को कानड़ देव ने कहा कि बेटा यार तू यहाँ पे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, तो मुल्तानी के साथ में दिल्ली जा और वहीं पर रहना, और उधर आरएस की तैयारी कर लेना। इधर सेकंड ग्रेड की कर रहा है और उधर आरएस की कर लेना। तो वीरम देव भी खुश हो गया कि यार बड़ी सिटी है, घूमेंगे फिरेंगे और दिल्ली देख के आएंगे, ताजमहल देख के आएंगे आगरा। ठीक है, तो घूम के आएंगे दिल्ली आसपास। ठीक है, तो वीरम देव मुल्तानी के साथ कहाँ चला गया? दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ। तो वीरम देव आ गया दिल्ली। तो वीरम देव और कहाँ आ गया? दिल्ली। और कानड़ देव और मुल्तानी के नेतृत्व में समझौता हो जाता है 1305 ईस्वी में। ठीक है, एक बार वापस देखेंगे कानड़ देव का शासनकाल है 1305 से 1311 ईस्वी में। ठीक है, अब इनके समकालीन दिल्ली का सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर अधिकार करना चाहता है, दक्षिण में अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। इसी कारण इसने आक्रमण किया जालौर पर 1305 ईस्वी में। जब कानड़ देव राजा बना ही था तब 1305 ईस्वी में आक्रमण भेज दिया मुल्तानी के नेतृत्व में। परिणाम स्वरूप कानड़ देव और मुल्तानी के मध्य समझौता होता है, और समझौते के तहत कानड़ देव वीरम देव को कहाँ रखते हैं? दिल्ली रखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ। ठीक है, मिटा दे इसको। अब वीरम देव दिल्ली में रह रहा है, तैयारी कर रहा है। अब भैया जोश कितना ही हो, जोश में दिल्ली आ तो जाते हैं, लेकिन थोड़े दिन क्या होते हैं? परेशान होते हैं, अटपटा सा लगता है कि यार कि कहाँ आ गए। ठीक है, और वीरम देव राजपूत हैं और एक ऐसी संस्कृति में गए, मुस्लिम संस्कृति इन्होंने कभी देखी भी नहीं। उनकी सांस्कृतिक रीति रिवाज परंपराएं अलग अलग है। ठीक है, तो वीरम देव को वहाँ पे सुहाता नहीं है,
वहाँ पे मन नहीं लगता है किसका, विरमदेव का। लेकिन क्या करे, पिताजी ने यहाँ पे भेजा है और तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर राज्य को बचाना है तो यहाँ पे रहना ही पड़ेगा। तो विरमदेव वहाँ पे कैसे भी मन कड़ा करके वहाँ पे रहने लग गया। अब अलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री है फिरोजा। कौन है? फिरोजा। कौन है? फिरोजा। अभी फिरोजा विरमदेव को देखती है कि अरे यार, ये कौन सा चिकना बंदा है, गोरा गोरा सा है, मलूक सा है, ठीक है, और अच्छा भी लग रहा है, रुपाला लग रहा है, और मुझे पसंद भी आ गया, मैं प्रेम करने लग गई किससे? विरमदेव से। तो ये जो फिरोजा है ये प्रेम करने लग जाती है किससे? विरमदेव से। लेकिन ये फिरोजा प्रेम करती है किससे? विरमदेव से। लेकिन विरमदेव को ये बात का पता नहीं है कि एक अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री है फिरोजा, और ये फिरोजा किससे? मुझसे प्यार करती है। तो एक दिन क्या हुआ कि फिरोजा बदली बदली से रहने लगी। तो अलाउद्दीन खिलजी को एक दिन पता चल गया कि यार ये छोरी आजकल बदली बदली सी क्यों लगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने आवाज़ लगाई फिरोजा को कि फिरोजा, हाँ पापा, इधर आना देखे। हाँ, तो गई फिरोजा पास में। तो फिरोजा को पूछा कि कोई तकलीफ है क्या, बीमार हो क्या? नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बदली बदली से क्यों लग रहे हो, चेहरा उतरा हुआ है, कोई तकलीफ है तो बताओ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और फिरोजा वहाँ से चली जाती है। फिर अलाउद्दीन खिलजी पता करवाने के लिए बोलते हैं कि यार कि फिरोजा बदली बदली से क्यों है, देखो पता लगाओ क्या तकलीफ है इसको। तो फिर गुप्तचरों के माध्यम से पता चलता है अलाउद्दीन खिलजी को कि फिरोजा प्रेम करती है किसे? विरमदेव से। तो अलाउद्दीन खिलजी क्रोधित होकर विरमदेव को बुलाता है दरबार में। तो विरमदेव को दिल्ली दरबार में बुलाया और दरबार में बुलाकर दरबार में बुलाया, और दरबार में क्योंकि बेइज्जती हो जाती है इसलिए पर्सनल कमरे में लेके गए किसको? विरमदेव को। और विरमदेव से पूछा कि क्या कर रहा है तू यहाँ पे? तो विरमदेव ने बोला कि क्या कर रहा हूँ, तुम्हें तो लेके आए यहाँ पे। नहीं, कुछ बात है, तू यहाँ पे कुछ ना कुछ कर रहा है। तो विरमदेव बोलता कि कुछ बात नहीं है। क्या किया? मैंने कुछ भी तो नहीं किया। नहीं नहीं, कुछ बात है, बता। तो विरमदेव बोलता कि कुछ नहीं है, अगर तेरे को यहाँ पे मेरा रहना पसंद नहीं है तो मैं जा रहा हूँ जालौर। तो अलाउद्दीन खिलजी बोलता कि रुक जा, नहीं जाना है अभी। अगर तू बोल रहा है कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने फिर विरमदेव को रोक के कि थोड़ी देर रुक, और फिर अलाउद्दीन खिलजी ने फिरोजा को बुलाया कि बेटा फिरोजा इधर आना। फिरोजा आई वहाँ पे, ठीक है। और फिरोजा को बोला कि बेटा ये कौन है? तो फिरोजा बोलते कि पापा वीरू है। कौन है? वीरू है। भैया प्रेम करती है इससे तो प्यार से तो वीरू ही बोलेगी, अगर कालू नाम है तो काली ही बोलेगी, ठीक है। तो प्यार से क्या बोलते हैं कि ये तो वीरू है। तो भैया विरमदेव को लगा कि यार ये मुझे कैसे जानती है, मैं तो जानता ही नहीं इसे। और फिर फिरोजा बोलती है कि पापा ये हमें नहीं जानते और मैं ही इन्हें जानती हूँ। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये मेरा वीरू है और मैं इससे क्या करती हूँ, प्रेम करती हूँ और शादी भी इन्हीं से करूँगी। तो विरमदेव बोलता है कि हट, मेरे को शादी नहीं करनी है, हमारे राजपूतों में ऐसे नहीं होता है, मैं शादी नहीं कर सकता। तो भैया फिरोजा रोने लगी और वही लड़कियों वाले नाटक, रोती रोती धड़ाम से नीचे गिर गई और फड़फड़ाए, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी को यह देखकर आश्चर्य हुआ और अलाउद्दीन खिलजी बोलता है कि यार विरमदेव, तू एक सूबे का, जालौर जो छोटा सा राज्य है, सूबे का राजकुमार है और मैं दिल्ली का सुल्तान हूँ। मेरी बात मान, फिरोजा से शादी कर ले, ठीक है, और हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध और गाढ़े हो जाएंगे, हमारी मित्रता बढ़ती रहेगी, बढ़ जाएगी, तो शादी कर ले फिरोजा से। लेकिन विरमदेव बोलता है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, मैं शादी नहीं कर सकता। ऐसा जब विरमदेव ने बोला तो ये थोड़ा और फड़फड़ा जाए, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि यार मरेगी छोरी, ठीक है, अगर छोरी मर गई इसके प्यार में
तो बेइज्जती हो जाएगी और लोग क्या बोलेंगे कि राजपूत छोरा का चक्कर में सुल्तान की छोरी मर गई, लोग बोलेंगे और बड़ी बेइज्जती होगी किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की। तो अलाउद्दीन खिलजी ने समझाने का प्रयास किया विरमदेव को कि फिरोजा से शादी कर ले, लेकिन विरमदेव मना कर देता है। और फिर अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आता है और एक तलवार निकालता है और विरमदेव के गले पर रखता है और विरमदेव को बोलता है कि सुन, दो ऑप्शन है तेरे पास, या तो फिरोजा से शादी कर ले और शादी नहीं करेगा तो कल तेरा सिर धड़ से अलग होगा। कल तक का टाइम है, सोच ले, या तो फिरोजा से शादी कर ले, या तो वरमाला गले पर या गला धड़ से अलग। तो ऐसा कौन बोलता है, अलाउद्दीन खिलजी। फिर विरमदेव यहाँ से चला जाता है अपने रूम में, और विरमदेव कहाँ आ गया, रूम में, ठीक है। और रूम में आ गया, बेचारे को नींद नहीं आए, परेशान है कौन, विरमदेव। और वही बात दिमाग में चले कि यार या तो कल शादी होगी और शादी नहीं होगी तो धड़ से अलग, ठीक है। और शादी करना भी नहीं चाहता कौन, विरमदेव। तो विरमदेव बेचारा परेशान है, दिमाग में वही बात घूमती है। बेचारे को रात के 1 बजे नींद आई और 2 बजे आंखें खुल गई, ऐसी सिचुएशन में नींद आए, ठीक है। तो रात के 2 बजे इसने बोरिया बिस्तर बांधा और रात को ही ट्रेन में बैठकर, मेवाड़ एक्सप्रेस में बैठकर कहाँ गया, जालोर। तो विरमदेव कहाँ आ गए वापस, जालोर, ठीक है। अब जालोर आ गया ये, ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी सुबह अपने सैनिक को भेजता है कि जाओ विरमदेव को बुला के लेके आओ, टाइम खत्म हो गया, शादी करवा रहे हैं इनकी, ठीक है। तो सैनिक गया रूम में, विरमदेव के रूम में, और वापस दौड़ के आया कि महाराज विरमदेव तो यहाँ से भाग गया, ठीक है। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने फिरोजा को बुलाया कि बेटा विरमदेव तो भाग गया यहाँ से और ऐसी ऐसी घटनाएं हो गई है। तो फिरोजा ने बोला कि भागेगा नहीं तो क्या करेगा, बेचारे छोरे को डरा दिया। शादी के लिए प्रेम से बात की जाती है और प्रेम से रिश्ता मांगा जाता है, और आपने बेचारे की गर्दन पर तलवार रख दी, तो भागेगा नहीं तो क्या करेगा, बेचारे को धमकी दे दी, ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी बोलता है कि बेटा गलती तो हो गई, लेकिन करे क्या। तो फिरोजा बोलती है कि कुछ नहीं करना है, आपसे कुछ नहीं होगा, मैं जाऊंगी, मैं मनाऊंगी अपने वीरों को। ऐसा कौन बोलती है, फिरोजा। और आप तो ऐसा करो कि टिकट बनवा दो मेरा, ठीक है, रिजर्वेशन करवा दो, मैं जा रही हूँ कहाँ, जालोर, और विरमदेव से खुद ही बात कर लूँगी, ठीक है। तो फिर फिरोजा आती है कहाँ, फिरोजा आती है जालोर, ठीक है। रात को ट्रेन में बैठी और सुबह कहाँ आ गई, जालोर। और जालोर में आई और कानड़ देव के सामने आई और कानड़ देव को बोला कि मैं अलाउद्दीन खिलजी की जो राजकुमारी हूँ, दिल्ली की राजकुमारी हूँ, और मैं प्रेम करती हूँ किससे, विरमदेव से। किससे प्रेम करती हूँ, विरमदेव से, और विरमदेव से विवाह करना चाहती हूँ। ऐसा फिरोजा किससे बोलती है, तो फिरोजा बोलती है कानड़ देव से। तो फिरोजा कानड़ देव से बोलती है कि मैं किससे शादी करना चाहती हूँ, विरमदेव से, ठीक है। अब कानड़ देव विरमदेव को बुलाते हैं कि बेटा ये क्या बोल रही है, कुछ नहीं पापा, भूत नहीं है, पीछे पड़ गई मेरे तो, ठीक है, मैं शादी नहीं करना चाहता। तो फिरोजा ने विवाह का प्रस्ताव रखा कानड़ देव के समक्ष, विरमदेव से विवाह करने का, ठीक है, लेकिन विरमदेव ने मना कर दिया। फिर फिरोजा गुस्से में बोलते हैं कि आप मुझसे शादी करोगे तो ठीक, नहीं करोगे तो मुझे जालोर दुर्ग चाहिए, ठीक है, और जालोर दुर्ग चाहिए, और जालोर दुर्ग को मेरे पिताजी जीत ही लेंगे, ठीक है। ऐसा कौन बोलती है, विरमदेव को फिरोजा, ठीक है। तो विरमदेव बोलता है फिरोजा से कि सुन, दुर्ग दिए जाते हैं राजकुमारियों और रानियों को, रखेलों को नहीं। ऐसी बात बोल दी किसने, विरमदेव ने। किसको, फिरोजा को। रखेलों की बात कर दी फिरोजा को। लेकिन फिरोजा ने बोला कि तू कुछ भी समझ, चाहे रखेल ही समझ, लेकिन
मैं प्रेम करती हूँ तुझसे और विवाह भी तुझी से करूँगी, लेकिन विरमदेव नहीं मानता है और बेइज्जती कर देता है फिरोजा की। परिणाम स्वरूप फिरोजा वापस कहाँ आ जाती है? दिल्ली। तो फिरोजा वापस कहाँ आ गई? तो दिल्ली। तो फिरोजा आ गई दिल्ली, ठीक है। अब फिरोजा आ गई दिल्ली और दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी को सारी घटनाएं बताई। तो अलाउद्दीन खिलजी क्रोधित हो गया और परिणाम स्वरूप अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः अभियान भेजा जालौर पर। और अभियान भेजा कब? 1308 ईस्वी में। कब अभियान भेजा? 1308 ईस्वी में। तो इसका जो दूसरा अभियान जो रहता है, वो दूसरा अभियान कब रहता है? 1308 ईस्वी में। तो दूसरा अभियान 1308 ईस्वी में। और किसके नेतृत्व में भेजा? तो कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में। तो कमालुद्दीन गुर्ग, तो कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में 1308 ईस्वी में अभियान भेजा। किस पर? जालौर पर। ये कमालुद्दीन गुर्ग बहुत ही होशियार व्यक्ति था, पढ़ा लिखा था, बीएड की तैयारी कर रहा था, ठीक है। ये पढ़ के आया था कि जालौर दुर्ग की कुंजी सिवाना। अगर जालौर दुर्ग को जीतना है तो पहले किसको जीतना होगा? सिवाना को। तो कमालुद्दीन गुर्ग ने जो आक्रमण किया वो किया सिवाना पर। किस पर आक्रमण किया? सिवाना पर। तो इसने आक्रमण किया सिवाना पर। सिवाना, ठीक है। और सिवाना दुर्ग बाड़मेर में है, ठीक है। तो बालोतरा बाड़मेर में है सिवाना, ठीक है। तो सिवाना पर आक्रमण किया कमालुद्दीन गुर्ग ने और सिवाना का घेरा डाल लिया, ठीक है। अब घेरा डाल लिया इसका सिवाना का, ठीक है। अब घेरा डाल लिया और सिवाना को जीत नहीं पा रहा है कौन? कमालुद्दीन गुर्ग। बहुत प्रयास कर लिया इसने, और क्योंकि जो सिवाना के उस समय जो रक्षक हैं, जो प्रशासक हैं, वो कौन हैं? तो प्रशासक हैं शीतल देव चौहान। शीतल देव चौहान। इनके जो सेनापति हैं वो सेनापति कौन हैं? तो इनके सेनापति हैं, सेनापति कौन हैं? सातल और सोम, ठीक है। दो सेनापति है, सातल और सोम। शीतल देव की जो पत्नी है वो पत्नी कौन है? तो पत्नी है मैणा दे। कौन है? मैणा दे। और शीतल देव का जो दुर्ग का रक्षक है वो दुर्ग रक्षक कौन है? तो दुर्ग रक्षक है, और दुर्ग रक्षक है कौन? बावला। कौन है? बावला, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। सिवाना, और सिवाना पर आक्रमण कर दिया है किसने? कमालुद्दीन गुर्ग ने। और सिवाना के उस समय जो प्रशासक हैं वो है शीतल देव चौहान, और इनके सेनापति है सातल और सोम, इनकी पत्नी है मैणा दे। और सिवाना दुर्ग का जो रक्षक है वो है बावला, ठीक है। अब कमालुद्दीन गुर्ग ने सिवाना का घेरा डाल लिया और सिवाना दुर्ग को जीत नहीं पा रहा है कौन? कमालुद्दीन गुर्ग। तो इसने धोखे से सिवाना दुर्ग को जीतने का प्रयास किया, ठीक है। और परिणाम स्वरूप कमालुद्दीन गुर्ग ने दुर्ग रक्षक बावला को लालच दिया कि तेरे को सिवाना का शासन सौंप दिया जाएगा सिवाना को जीतने के बाद। ऐसा लालच देकर बावला को अपनी ओर मिला लिया किसने? कमालुद्दीन गुर्ग ने। परिणाम स्वरूप बावला ने जो सिवाना दुर्ग है, सिवाना दुर्ग में एक तालाब है, और तालाब है बांडेलाव तालाब। बांडेलाव तालाब। तो इस बांडेलाव तालाब में गो रक्त और मांस मिलवा दिया। इसी कारण इस बांडेलाव तालाब का पानी हो गया दूषित, और
परिणाम स्वरूप सिवाना जो दुर्ग है इसमें पानी की कमी होने लगी और प्यासे मरने लगे सिवाना दुर्ग के अंदर रहने वाले लोग। ठीक है, क्योंकि सिवाना दुर्ग के अंदर एकमात्र जल का स्रोत भांडेलाव तालाब ही है और इस तालाब में ही गोरक्त मांस मिलवा दिया है किसने? कमालुद्दीन गुर्ग ने बावला के सहयोग से। ठीक है, और परिणाम स्वरूप सिवाना दुर्ग में पानी की कमी होने लगी। परिणाम स्वरूप शीतल, सातल और सोम तीनों ने केसरिया किया युद्ध में और रानी मैणादेवी के नेतृत्व में जौहर होता है और परिणाम स्वरूप सिवाना का साका होता है 1308 ईस्वी में। तो सिवाना का साका, तो साका हुआ है और साका हुआ है कब? 1308 ईस्वी में। ठीक है, और इसमें जो केसरिया किया है वो केसरिया किया है किसने? तो केसरिया किया है किसने? शीतल, सातल और सोम ने। तो केसरिया जौहर। ठीक है, केसरिया किया है शीतल देव, सातल और सोम, और जौहर किया है मैणादेवी ने, मैणादेवी। ठीक है, जहां केसरिया और जौहर दोनों घटनाएं हो जाए वो साका कहलाता है और इन दोनों घटनाओं में से अगर एक घटना हो जाती है तो वो अर्ध साका ही रह जाता है। जिस प्रकार जैसलमेर दुर्ग में केसरिया तो होता है लेकिन जौहर नहीं होता है, इसी कारण वो अर्ध साका ही रह जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। ठीक है, तो सिवाना का साका हो जाता है 1308 ईस्वी में और सिवाना पर अधिकार हो जाता है किसका? कमालुद्दीन गुर्ग का। कमालुद्दीन गुर्ग ने बाद में जो बावला था, जो जिसने विश्वासघात किया था शीतल देव के साथ, जो दुर्ग रक्षक था सिवाना का, उसको मार दिया किसने? कमालुद्दीन गुर्ग ने। तो कमालुद्दीन गुर्ग ने हत्या कर दी किसकी? बावला की। ठीक है, फिर कमालुद्दीन गुर्ग का अधिकार हो गया किस पर? सिवाना पर। ठीक है, तो इधर सिवाना किसके अधिकार में चला गया? तो इधर सिवाना किसके अधिकार में है? दिल्ली के। ठीक है, और इसका जो प्रशासक है वो प्रशासक कौन है? तो सिवाना का जो प्रशासक है, इधर लिखते हैं थोड़ा। ठीक है, इसको मिटा दे पूरा। इधर सिवाना, अब सिवाना का जो प्रशासक है वो प्रशासक कौन है? तो प्रशासक कमालुद्दीन और इधर दिल्ली, और दिल्ली में कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, शासनकाल है 1296 से 1316 ईस्वी। ठीक है, अब कमालुद्दीन गुर्ग का अधिकार हो गया सिवाना पर। अब कमालुद्दीन गुर्ग प्रशासक नियुक्त हो गया सिवाना का और सिवाना पर शासन कर रहा है। फिर बीच में अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़ देव को और वीरमदेव को समझाने का प्रयास किया कि मेरी पुत्री से विवाह कर ले, लेकिन कानड़ देव के पुत्र वीरमदेव नहीं मानते हैं। परिणाम स्वरूप अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन गुर्ग को कहा कि कमालुद्दीन अब जालौर पर आक्रमण कर, वो दोनों नहीं मान रहे। तो परिणाम स्वरूप कमालुद्दीन ने जालौर दुर्ग का घेरा डाला और जालौर दुर्ग का घेरा डाल लिया। और जालौर दुर्ग का घेरा कब डाला?
तो जालोर दुर्ग का घेरा डाला 1311 ईस्वी में। ठीक है, अब 1311 ईस्वी में जालोर दुर्ग का घेरा डाल लिया किसने? कमालुद्दीन गुर्ग ने। अब जालोर दुर्ग के दरवाजे बंद कर लिए किसने? कानाड़ देव ने। ठीक है, अब कमालुद्दीन गुर्ग जालोर जीतने का प्रयास करता है, लेकिन जीत नहीं पाता है, क्योंकि जालोर अभेद्य किला है। ठीक है, और ऐसे विजय नहीं पाई जा सकती। तो यहाँ पर भी कमालुद्दीन गुर्ग ने धोखेबाजी से जालोर दुर्ग को जीतने का प्रयास किया। तो उस समय जालोर के जो शासक हैं वो है कानाड़ देव, और जालोर दुर्ग के जो रक्षक हैं वो रक्षक कौन है? तो जालोर दुर्ग का जो रक्षक है वो है दहिया बिका। दहिया बिका। तो दहिया बिका रक्षक है किसका? जालोर दुर्ग का। दहिया बिका रक्षा कर रहा है किसकी? जालोर दुर्ग की। अब कमालुद्दीन गुर्ग ने यार कि धोखे से जीतना है जालोर को, ऐसा सीधे तरीके से नहीं जीत सकते, धोखे से जीतना पड़ेगा। तो कमालुद्दीन गुर्ग ने रक्षक को, जालोर दुर्ग के रक्षक को ढूंढा और उसे मिला दहिया बिका। दहिया बिका को बुलाया और मस्त पार्टी वार्टी की, और दहिया बिका को बोला कि यार तेरा नाम क्या है? दहिया बिका सरदार। दहिया बिका है, बहुत खतरनाक नाम है, महान नाम है, और तू यार दुर्ग की रक्षा कर रहा है, राजा बन यार, जालोर दुर्ग का राजा बन। मैं तो सिवाना का राजा हूँ। ठीक है, सिवाना पर अधिकार है मेरा, और अलाउद्दीन खिलजी का दिल्ली पर, और हम दोनों को तो जरूरत है ही नहीं जालोर की। जालोर जीतने के बाद तेरे को प्रशासक बना दूंगा यहाँ का, और अधिकार करना तो भी है, शासन करना मस्ती से, मैं भी मस्ती से शासन करूँगा, और ऐश करेंगे दोनों भाई, मिलकर शासन करेंगे। तो भैया बहका दिया किसको? दहिया बिका को। फिर दहिया बिका मिल गया कमालुद्दीन गुर्ग से। तो कमालुद्दीन गुर्ग को दहिया बिका ने बताया कि मैं रात को दरवाजे खोल दूंगा, गुप्त मार्ग बता दूंगा तुझे, तो अपनी सेना को जालोर में लेके आ जाना, दुर्ग में लेके आ जाना, वहीं पे कानाड़ देव की हत्या कर देना और मुझे शासक बना देना। सारी योजनाएं बना ली दोनों ने। ठीक है, अब दहिया बिका रात को के पार्टी वार्टी तो कर ही ली इसने, दारू वारू पी ली मस्त। जैसे ही दुर्ग में गया, अपने घर गया, और इसने अपनी पत्नी को बोला कि सुन, कल तो तू बनेगी रानी और मैं बनूंगा राजा। ऐसा कौन बोलता है? दहिया बिका। तो यार इनकी पत्नी है हीरा देवी। दहिया बिका की पत्नी कौन है? तो इसकी पत्नी है, और इसकी पत्नी है हीरा देवी। हीरा देवी। तो हीरा देवी बोलती है कि यार तू ऐसे कैसे बात कर रहा है, ज़्यादा पी के आया है क्या? नहीं, तो कल बनेगी रानी और मैं बनूंगा राजा। भैया एक ही रट लगाए। ठीक है, तो हीरा देवी बोलती है कि यार तो मेरे को सही बात बता, बैठ यहाँ पे। तो बिठाया और पूछा सही तरीके से। दहिया बिका ने बताया कि कल वो जो कमालुद्दीन गुर्ग है ना, उसके साथ मैंने मित्रता कर ली है, और कमालुद्दीन गुर्ग रात को दुर्ग में प्रवेश कर जाएगा और कानाड़ देव की हत्या कर देगा, और मैं बन जाऊंगा कल राजा और तू बनेगी रानी। तो हीरा देवी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि देश प्रेमी थी, और दहिया बिका ने अपने देश के साथ गद्दारी की, इसी कारण यह नाराज होती है। और रात को जब ये दहिया बिका सो रहा होता है, तब इसकी तलवार लेकर दो फाड़ कर देती है, धड़ अलग कर देती है, दहिया अलग कर देती है, बिका अलग कर देती है, यानी सिर धड़ से अलग कर देती है। कौन? हीरा देवी। और हीरा देवी जब महल में ये सूचना देने के लिए पहुंचती है, तब कानाड़ देव मारे जा चुके होते हैं, और कानाड़ देव की हत्या कर देते हैं कमालुद्दीन गुर्ग, और कानाड़ देव केसरिया कर लेते हैं। और जो इनका पुत्र है वीरम देव, वो वीरम देव चले जाते हैं कहाँ? अपनी कुल देवी आशापुरा माता के मंदिर में। तो इन्होंने वीरम देव ने क्या किया है? तो वीरम देव ने आशापुरा माता को अपना
शीश दान कर दिया, शीश दान कर दिया। और शीश दान किया है किसने? वीरम देव ने। तो वीरम देव ने अपना शीश दान कर दिया अपनी कुलदेवी आशापुरा माता को, और परिणाम स्वरूप कमालुद्दीन गुर्ग का भी अधिकार हो जाता है कहाँ? जालोर पर। ठीक है, तो फिर कमालुद्दीन गुर्ग सोचता है कि यार ये तो गजब हो गया, वीरम देव के लिए ही हमने जालोर पर आक्रमण किया और वीरम देवी मारा गया, तो अब सुल्तान को ये बात कैसे बताएं और राजकुमारी को कैसे रोकेंगे? वो तो भैया हल्ला कर बैठेगी। तो फिर भी कमालुद्दीन गुर्ग ने जैसे तैसे संदेश भेजा अलाउद्दीन खिलजी के पास, और अलाउद्दीन खिलजी को नाम बताया कि यार ऐसे ऐसे हो गया, वीरम देव ने आत्महत्या कर ली। ठीक है, तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने सारी बात बताई फिरोजा को, और फिरोजा बहुत ही क्रोधित होती है और रोने लग जाती है, और फिर अलाउद्दीन खिलजी से बोलती है कि चलो हुआ जो तो हुआ, आप वीरम देव का सिर ही मंगवा दीजिए, यहाँ मैं वीरम देव को आखिरी बार देखना चाहती हूँ। तब अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन गुर्ग को पत्र भेजा, और परिणाम स्वरूप जो वीरम देव का जो सिर है, इस सिर को भिजवाया दिल्ली, और फिर जो फिरोजा है वो इस सिर को लेकर यमुना नदी के किनारे गई। तो फिरोजा जो वीरम देव का जो सिर है, वीरम देव का सिर, इस सिर को यमुना नदी के किनारे ले गई और उससे बात करने लगी कि वीरू, मैं तुझसे प्यार करती थी और बहुत ही प्यार करती थी, तुझी से विवाह करना चाहती थी, तूने ऐसा क्यों किया, मुझे अकेला छोड़ दिया, ऐसा कौन बोलती? फिरोजा। और फिर फिरोजा ने बातचीत करने के बाद हिंदू विधि से अंतिम संस्कार किया किसका? वीरम देव के सिर का, और फिर खुद भी यमुना नदी में कूद गई, और यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली किसने? फिरोजा ने। तो यमुना में आत्महत्या, तो यमुना नदी में आत्महत्या कर ली किसने? फिरोजा ने। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो चुका है जालोर पर, और चूंकि जालोर पर अधिकार हो गया, इसी कारण जालोर का बाद में नाम बदल दिया, और जालोर का नाम बदल कर क्या रखा? तो जालोर दुर्ग का नाम क्या रखा? तो जालोर दुर्ग का नाम रखा है जलालाबाद। क्या रखा है? जलालाबाद। तो जालोर दुर्ग का नाम बदल दिया जलालाबाद, चूंकि सिवाना, और सिवाना पर भी इसका अधिकार था, कमालुद्दीन गुर्ग ने अधिकार कर लिया था, इसी कारण सिवाना का भी नाम बदला था इसने, और सिवाना का नाम बदला था खैराबाद। क्या रखा था? खैराबाद। तो सिवाना पर अधिकार कर कमालुद्दीन गुर्ग ने और नाम बदल दिया खैराबाद, और फिर जालोर पर जब अधिकार होता है तो जालोर का नाम बदल कर क्या रख दिया जाता है? जलालाबाद। अब जालोर पर भी अधिकार हो गया किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, एक बार वापस देखेंगे इसको। जब वीरम देव को कानड़ देव ने दिल्ली भेजा, तब वीरम देव और फिरोजा के मध्य, अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा के मध्य प्रेम प्रसंग के कारण वीरम देव कहाँ आ गया? जालोर। और इसे समझाने के लिए फिरोजा कहाँ आती है? जालोर। और जालोर आकर समझाने का प्रयास करती है, लेकिन वीरम देव नहीं मानता है। परिणाम स्वरूप ज़्यादा दबाव डालने के कारण वीरम देव फिरोजा से कहता है कि सुन, दुर्ग और किले दिए जाते हैं रानियों और राजकुमारियों को, रखेलों को नहीं। ऐसी बात कर देता है कौन? वीरम देव। किससे? फिरोजा से। फिरोजा आती है दिल्ली, और दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी को सारी घटना बताती है। परिणाम स्वरूप क्रोधित होकर अलाउद्दीन खिलजी कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में आक्रमण भेजता है जालोर पर, लेकिन कमालुद्दीन गुर्ग ने बीड़ कर रखी थी। ठीक है, तो कमालुद्दीन गुर्ग ने यह सोच के आया था कि जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना, इसी कारण सिवाना को जीतना पड़ेगा पहले, फिर जालोर दुर्ग जीतना पड़ेगा। ठीक है, तो सिवाना पर आक्रमण किया और सिवाना पर अधिकार कर लिया,
और अधिकार कर जालोर दुर्ग का जो सिवाना दुर्ग है इसका नाम बदलकर खैराबाद रख दिया। फिर 1311 ईस्वी में जालोर दुर्ग का घेरा डाला कमालुद्दीन गुर्ग ने, और जालोर दुर्ग का घेरा डालने के बाद इसके जो दुर्ग का रक्षक था दहिया बिका, इसको अपनी ओर मिलाकर जालोर दुर्ग में प्रवेश कर गया कौन? कमालुद्दीन गुर्ग। ठीक है, और स्वामी के साथ विश्वासघात करने के कारण हीरा देवी ने दहिया बिका की हत्या कर दी, और फिर जालोर दुर्ग पर अधिकार हो गया कमालुद्दीन गुर्ग का, और कमालुद्दीन गुर्ग ने हत्या कर दी कानड़ देव की, और वीरम देव चले गए अपने कुल देवी आशापुरा माता के मंदिर में अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। और कानड़ देव की जो पत्नी है, पत्नी कौन है? तो पत्नी है जैतल देव, और जैतल देव के नेतृत्व में और जैतल देव के नेतृत्व में जौहर और कानड़ देव के नेतृत्व में केसरिया होता है। इसी कारण जालोर दुर्ग में राजस्थान का चौथा शाखा होता है। तो जालोर दुर्ग का शाखा होता है, और जालोर दुर्ग का शाखा, तो जालोर में शाखा होता है, और शाखा होता है कब? शाखा होता है 1311 ईस्वी को। ठीक है, इस शाखे में जो केसरिया किया है, केसरिया किसने किया है? तो केसरिया किया है कानड़ देव ने, कानड़ देव ने। ठीक है, और जो जौहर हुआ है वो जौहर किसके नेतृत्व में हुआ है? तो जौहर हुआ है जैतल देव के नेतृत्व में, जैतल देव के नेतृत्व में। ठीक है, तो केसरिया और जौहर दोनों घटनाएं हो जाती है, इसी कारण जो जालोर दुर्ग में राजस्थान का चौथा शाखा होता है 1311 ईस्वी में। ठीक है, अब कानड़ देव और कानड़ देव के एक भाई हैं, इनके भाई कौन है? तो इनके भाई हैं मोछाला मालदेव, मोछाला मालदेव। ठीक है, और मोछाला मालदेव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी ने जो जालोर दुर्ग है इसका प्रशासक नियुक्त कर दिया, किसको? मोछाला मालदेव को। तो जालोर का प्रशासक, तो जालोर का प्रशासक नियुक्त कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने, किसको? मोछाला मालदेव को। और जालोर दुर्ग का नाम क्या बदला था? तो जालोर दुर्ग का नाम बदल दिया था जलालाबाद। क्या रखा था? जलालाबाद। अब जलालाबाद पर कौन अधिकार रखता है? मोछाला मालदेव, और किसके अधीन रहकर शासन करता है? अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, अब याद करिए कि चित्तौड़गढ़ और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ कब जीता था? 1303 ईस्वी में। ठीक है, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीत, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा था? खिजराबाद। क्या रखा था? खिजराबाद। और खिजराबाद का प्रशासक नियुक्त किया था अपने पुत्र खिज्र खां को। किसको? खिज्र खां। तो खिज्र खां यहाँ का प्रशासक है, कहाँ का? चित्तौड़ का। ठीक है, और खिज्र खां 1303 से 1311 ईस्वी तक किस पर अधिकार रखता है? खिजराबाद पर, चित्तौड़गढ़ पर। ठीक है, बाद में परेशान हो रहा था यहाँ कि यार मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं तो दिल्ली जाना चाहता हूँ, लेकिन पापा बुला नहीं रहे। मेरा जिम्मेदारी है किसकी? चित्तौड़गढ़ की मुझ पर, तो मैं क्या करूँ? तो फिर खिज्र खां ने क्या किया कि जालोर दुर्ग जीतने के बाद जो जालोर दुर्ग के जो प्रशासक नियुक्त किए थे मोछाला मालदेव, इस मोछाला मालदेव को चित्तौड़गढ़ का भी प्रशासक नियुक्त कर दिया था। किसने? खिज्र खां ने। तो खिज्र खां ने मोछाला मालदेव को चित्तौड़ का प्रशासक यानी खिजराबाद का प्रशासक नियुक्त कर दिया। परिणाम स्वरूप मोछाला मालदेव का
मुछला मालदेव दो जगह का प्रशासक नियुक्त हो गया। कहाँ का? एक तो जालोर का, जलालाबाद का, और एक चित्तौड़गढ़ खिजराबाद का। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब मुछला मालदेव एक तो जालोर का भी प्रशासक है और खिजराबाद का भी प्रशासक है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? मिटा दें। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में 4 साके लगातार करवाए। जो भी साके हुए वो अकेले किसने करवाए हैं? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इनकी जो घटना है अलाउद्दीन खिलजी की, जो साके हैं उनको देख लेते हैं हम एक बार। ठीक है, मिटा दे इसको। अब इधर दुर्ग, साका, दुर्ग, और दुर्ग का शासक या प्रशासक, पहले शासक लिखते हैं ना, शासक, इधर प्रशासक, और आक्रमण और नाम। ठीक है, पहला जो आक्रमण किया वो रणथंभौर पर किया। किस पर किया? रणथंभौर पर। ठीक है, तो रणथंभौर आक्रमण कब किया? तो आक्रमण किया है 1301 ईस्वी में। यहाँ के शासक थे, और शासक कौन थे? हम्मीरदेव चौहान। हम्मीरदेव चौहान। इनको पराजित कर यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया, और प्रशासक नियुक्त किया उलुग खां को। उलुग खां को। और नाम क्या रखा था? नाम इसका बदला ही नहीं था। ठीक है, और आक्रमण कब किया था? 1301 ईस्वी में। ठीक है, फिर चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़गढ़ पर। चित्तौड़गढ़ के शासक कौन थे? तो रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह। और रावल रतन सिंह गोरा बादल ने केसरी किया, और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर होता है। कब? 1303 ईस्वी में। और यहाँ का चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीत, इसका प्रशासक नियुक्त करते हैं खिज्र खां को। किसको? खिज्र खां। तो खिज्र खां को प्रशासक नियुक्त कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, और नाम बदल कर क्या रखा चित्तौड़गढ़ का? तो नाम बदला खिजराबाद। खिजराबाद। ठीक है, अगला आक्रमण किया है इसने, और अगला आक्रमण किया है सिवाना पर। किस पर? सिवाना। आक्रमण कब किया है? 1308 ईस्वी में। यहाँ के प्रशासक कौन है? शीतल देव। शीतल देव। शीतल सातल और सोम के नेतृत्व में केसरिया, और रानी मैनादे के नेतृत्व में जौहर। और यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया कमालुद्दीन गुर्ग को। कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग यहाँ का प्रशासक है। आक्रमण भी इसी ने किया था अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर। और दुर्ग का नाम बदल कर क्या रखता है? खैराबाद। खैराबाद। फिर अगला जो आक्रमण किया है, वो अगला आक्रमण कब किया है? किस पर किया है? तो जालौर पर। जालौर के शासक है उस समय, आप जानते ही हैं, कान्हड़ देव। कान्हड़ देव। और
कानड़ देव केसरिया करते हैं और रानी जैतल देव के नेतृत्व में जौहर होता है। ठीक है, और कानड़ देव के बाद यहाँ का जो प्रशासक नियुक्त किया जाता है वो प्रशासक नियुक्त किया जाता है मुछाला मालदेव। ठीक है, आक्रमण कब हुआ था? 1311 ईस्वी में। और जालौर का नाम बदल कर क्या रखा था? जलालाबाद। ठीक है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाए गए साक्य हैं। ठीक है, प्रमुख घटनाएं हैं, तो इनको आप याद रखेंगे, पढ़ेंगे। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।